हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और इसके अलावा इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके साथ साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, उसका आप मेरे को आंसर भी देंगे। क्लियर? तो हेडिंग लगाते एनर्जी स्टोर कैपेसिटर। समझते हैं, एक्सप्रेशन तो हो सकता है आपको याद भी हो, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, इस तरीके से। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर की मैंने दोनों प्लेट बना ली। मान लो ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 1 है। अब क्या होगा, मान लेता हूं प्लेट 2 से प्लेट 1 पे कुछ चार्ज डी क्यू ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो ऐसे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। तो बोलो यहां से ट्रांसफर हो रहा मतलब चार्ज जा रहा, तो यहां चार्ज की कमी होती चली जाएगी। बोलो यहां चार्ज बढ़ता चला जाएगा और फाइनली इसका कुछ ऐसा पिक्चर मैं बना दे रहा हूं कि यहां से चार्ज जाने की वजह से इसकी पोलरिटी निगेटिव क्रिएट हो गई, आने की वजह से इसकी पोलरिटी कैसी हो गई, पॉजिटिवली क्रिएट हो गई। और मैंने बोल दिया कि आफ्टर सम टाइम यहां पर चार्ज माइनस कैपिटल क्यू और यहां पे चार्ज प्लस कैपिटल क्यू हो गया। कैपिटल और स्मॉल का कोई मतलब नहीं, जैसा चाहो वैसा लिख लो। ठीक है, तो मैं मुद्दे की बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब ये चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो आपको पता है चार्ज ट्रांसफर होगा तो वर्क करना पड़ेगा। हम लोग डिस्कस करके आए ये बात। वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी भरा हुआ होता है। बोलो कैसे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टेबलाइज हो जाएगा इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। बोलो तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगा। बोलो तो मैं मान लेता हूं लेट कि on transferring dq charge from plate 2 to 1, dw work is done। अरे बोलो काम करना पड़ा होगा। अब छोटा सा चार्ज ट्रांसफर किया है तो छोटा सा वर्क डन करना पड़ा होगा। इसको मैं बोल सकता हूं डी डब्ल्यू। आपको पता है वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज इनटू इनकमिंग चार्ज। इनकमिंग चार्ज कौन है? डी क्यू। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? याद है? और इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। बोलो पोटेंशियल की वैल्यू को एक्सपोज कर देता हूं। आपको पता है पोटेंशियल की वैल्यू को इन केस ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है? CB। सॉरी, Q इक्वल टू CB। तो Q अपॉन C ही किसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर। तो B की वैल्यू को यहां रख देता हूं। DQ विल बी इक्वल टू Q अपॉन C DQ। आपको पता है कैपेसिटेंस क्या है? कांस्टेंट। कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D पे डिपेंड करता है। मैंने मान के रखा है इसका प्लेट का एरिया A है, इसके बीच का सेपरेशन D है और इसमें कोई एयर भरी हुई है। अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो उसके कॉन्सेप्ट की अभी हम बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कैपेसिटेंस क्या है? फिक्स है, तो इसको बाहर निकाल लिया। तो DW 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू DQ। अब आपको पता है कि यहां पर मुझे लिमिट भी लगाना पड़ेगा। बोलो मान लेता हूं कि जब शुरुआत हुआ था तो चार्ज बिल्कुल जीरो था, कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ था, और लेटर टाइम कितना हो गया? Q चार्ज ट्रांसफर हो गया। जब चार्ज जीरो ट्रांसफर हुआ था तो वहां इस समय कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। और बाद में कोई वर्क डन क्या हो गया होगा? W। और आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि वर्क डन ही क्या होता है? एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर।
या वर्क डन को ही हम कैसे डिफाइन करते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आपने किसी का लेक्चर देख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कैसे हम देखते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। मैंने वहां पे आपको क्लियरली बताया हुआ है कि डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। ये वर्क डन किसका होता है, एक्सटर्नल एजेंट का, या माइनस टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से। क्या है इसको डिटेल में आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इतना बता सकता हूँ, ये वर्क डन ही किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। आगे चल के मैं ऐसा कर लूंगा। तो बोलो, बार बार हम इसका देख चुके हैं। ये क्या है, Q का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करना मैं आपको बार बार बता चुका हूं। पावर में क्या करना रहता है, हमें ऐड करना रहता है, और रिमेनिंग पावर को क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। तो बोलो, जब पावर में एक ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 2। एक है पहले से, अरे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो Q टू दी पावर 2 अपॉन 2 मतलब Q स्क्वेयर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। बोलो, तो यहां पे मैंने रख दिया W इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, 2c को बाहर निकाल लिया। यहां लिमिट रखूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले स्मॉल q की जगह क्या रखूंगा, कैपिटल Q स्क्वायर, माइनस फिर इसकी जगह क्या रखूंगा, 0 का स्क्वायर। और यहां से मैंने देख लिया कि W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c, या मैं आपको पता अभी अभी डिस्क्राइब करके आया हूं, इस W को ही लिख सकता हूं क्या, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। इज दिस क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का एक्सप्रेशन आ गया U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। हटाऊं इसको, मैं इसको हटा रहा हूं, नोट कर लो, फोटो को हटा देता हूं। और भी कुछ बताना है, देखो ये जो एक्सप्रेशन आया है पोटेंशियल एनर्जी का Q स्क्वायर अपॉन 2c, ये चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में आया है। मैं पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, मैं चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में, अलग अलग टर्म्स में मैं लिखना चाहता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो यहां से और भी एक्सप्रेशन मैं इसके बनाने जा रहा हूं, Q स्क्वायर अपॉन 2c। आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CB, मतलब यार इस कैपिटल Q लिया तो कैपिटल Q ले लेता हूं, मतलब इस Q की जगह मैं क्या रख सकता हूं, CB। तो U इक्वल टू C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2c। बोलो एक C से C क्या होगा, मर जाएगा। तो U इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको क्या, हाफ CB स्क्वायर। मतलब ये भी एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, ये भी एक एक्सप्रेशन बनकर तैयार हो गया। और डिफरेंस भी बहुत साफ है, जब चार्ज और कैपेसिटेंस दिए होंगे या कैपेसिटेंस दिए होंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, तो यहां से निकाल लेंगे। अगर चार्ज नहीं दिया या पोटेंशियल दिया और कैपेसिटेंस दिया तो यहां से निकाल लेंगे। एक चीज और भी कर सकते हैं, आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CB। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, U इक्वल टू हाफ, बोलो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, CB इंटू बी, CB इंटू बी। अरे यार CB स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लिया, और CB की जगह कितना लिख सकता हूं, Q, और Q यहाँ कैपिटल ले रहा हूं तो कैपिटल ही लिख लेता हूं, तो कैपिटल Q। तो देखो एक और भी रिलेशन बनके तैयार हो गया। बोलो, हाफ QB। देखो जब चार्ज दिया होगा पोटेंशियल दिया होगा, यहां से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। जब कैपेसिटेंस पता होगा पोटेंशियल पता होगा तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। जब चार्ज दिया होगा कैपेसिटेंस दिया होगा तो यहां से निकाल लेंगे। तीनों चीजें तीनों केसेस में अलग अलग तरीके से हमें दिया होगा, हम निकाल लेंगे। बोलो बोलो बोलो, मैं इसको नोट कर चुके होंगे। मैं तीनों को एक ही लाइन में लिख देता हूं, और एक बार में हमें इस एक्सप्रेशन को अपने दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c, ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, या हाफ CB स्क्वायर ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, या हाफ QB ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं। आप कहोगे सर क्या मुझे सारे फॉर्मूले याद करने, नहीं, आप कोई एक याद कर लो। लेट्स से ये बहुत फेमस है हाफ CB स्क्वायर, आप इसको याद कर लो। बाकी के जो आएंगे जगह पे जिस तरीके से डिमांड होगी हटा करके रिप्लेस करके हम अपना काम करके लेके चले जाएंगे। बोलो क्लियर है, नोट कर लो इस डेरिवेशन को, आई थिंक वेरी क्लियर होना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, हटाऊं क्या, हटाऊं। तो ये
पहला हमारा आर्टिकल था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हमने निकाल लिया। हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या फिर हाफ क्यू बी, ये हमने निकाल लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस की दो प्लेट के बीच में एनर्जी तो स्टोर हो गई, बोलो अभी अभी हमने देखा एनर्जी स्टोर हो गई, और इस एनर्जी की हम डेंसिटी पता करना चाहते हैं। तो अगला आर्टिकल है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी बात को समझना, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका ये पहला हेडिंग है, इसी का दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर। क्लियर? डिस्कस करने चलिए। आपको पता है ये एक कैपेसिटर है, लेट्स से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट पे, ठीक है। यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, एंड एवरीबॉडी नोज यहाँ पे अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो यही आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे तो बोल रहा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना एनर्जी डेंसिटी बनी। आपको पता है एनर्जी किसकी वजह से बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनी है। हाँ, इसको दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर। अभी हम सीख के आए कि U इक्वल टू हाफ या क्यू स्क्वायर अपॉन सी, बोलो, या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब बोलो हमें यहाँ पे चार्ज नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए चार्ज? क्योंकि हम एनर्जी डेंसिटी लिखने आए हैं, तो मैं चार्ज को हटा दूं। चार्ज को हटाने के लिए बहुत ही बेसिक एक्सप्रेशन है, और सबको पता है कि सिग्मा कैन बी राइट चार्ज पर यूनिट एरिया। मैं दोबारा से बता देता हूं, इन प्लेट्स का एरिया A है, इनके बीच का सेपरेशन D है, तो यहां से चार्ज की वैल्यू कैन बी राइट सिग्मा टाइम्स ऑफ A। क्लियर है? मैं यहां रखने चला हाफ सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन C। अब मेरे को यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, एनर्जी डेंसिटी बनानी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 2 बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं लेक्चर के अंदर। सबसे पहली बार जब इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में पढ़ाई करी थी मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले लेक्चर में, तो वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद जब हमने कैपेसिटर का फर्स्ट लेक्चर किया था, सेकंड लेक्चर किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस निकाला था, वहां पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। आई होप पता होगा। अगर नहीं पता है और आप देखना चाहते हैं तो आप कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, सिग्मा की जगह कर सकता हूं। तो सिग्मा की वैल्यू यहां से आप देखेंगे ई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो यहां पर मैं रखने चला U इक्वल टू हाफ सिग्मा की जगह ई एप्सिलॉन नॉट, उसका क्या कर दूंगा स्क्वायर, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का क्या स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर अपॉन सी। बोलो, और मेरे को अब एक चीज और रिप्लेस करनी है। आप देखो दोनों चीजें बनानी है मुझे, एक ही आर्टिकल का नाम है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पर वॉल्यूम का भी सेटलमेंट, ये वॉल्यूम मत समझ लेना, ये एनर्जी है, मुझे वॉल्यूम का भी सेटलमेंट करना है। तो वॉल्यूम को मैं कैसे सेटलमेंट कर सकता हूं, बताओ मुझे आप। वेरी सिंपल है। कैसे? मुझे कैपेसिटेंस तो यहाँ वैसे भी नहीं चाहिए, सी की वैल्यू को अगर मैं एक्सपोज कर दूं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है, सबको पता है। मैं सी की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, यू इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, सबका स्क्वायर है, ये जबरदस्ती में स्क्वायर स्क्वायर लगाए पड़ा हूं। चलो देखते हैं,
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्लियर है? यहाँ एक ए से एक कैंसिल आउट हो गया, ये डी पलट के ऊपर चला जाएगा। बाकी का कैलकुलेशन इधर देख लेते हैं। यू इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, नहीं एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर क्यों रह जाएगा, ये एक एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से एक एप्सिलॉन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब बोलो यहाँ क्या बचा, ए, ये पलट के ऊपर आ गया डी। क्लियर है? इसको देखो, ए इंटू डी क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। सबको पता चल गई होगी ये बात। बोलो कैसे? क्योंकि कैपेसिटर का प्लेट एरिया ए है, उसके बीच का सेपरेशन डी है, तो वॉल्यूम निकालना है तो आपको पता है एरिया इंटू सेपरेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे या डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और मुझे निकालना है क्या, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं डिवाइड करने चला, U अपॉन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। बोलो, ये हो गया हमारा क्या आंसर। अब आप चाहो तो इसको किसी और टर्म में कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम को स्मॉल यू वगैरह भी लिखते हैं लोग, लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं कि कैपिटल यू पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, ये रिलेशन यहाँ आया है भी 1 2 3 बार, ये और भी आएगा। हम लोग जब एसी करंट की पढ़ाई करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट की, ये वहां पर भी आएगा। इस किताब का जो बिल्कुल सबसे लास्ट चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, वैसे तो ईएम वेव्स है, उससे पहले वाला ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां पर भी हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या इसी को हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जान सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतनी एनर्जी स्टोर हो गई उन कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में। आई थिंक क्लियर है, मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए, मुझे तो कोई डाउट लगता नहीं है। बहुत ही इजीली और बहुत ही आराम से धीरे धीरे बताया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाए। अब हम लोग बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे और आपको मैं एक सवाल होमवर्क में दे दूंगा, आप उसका मेरे को जवाब दे देना और ये लेक्चर क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे, बैटरी कनेक्शन और बैटरी डिसकनेक्शन वगैरह के केस भी देखेंगे। आई होप आप सब लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मैंने बहुत ही अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात की। हमने अगर एक कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ दें किसी मल्टीपल कैपेसिटर्स को तो कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने अर्थिंग के कॉन्सेप्ट की बात की कि अगर हम किसी कैपेसिटर को अर्थ कर देंगे तो क्या होगा। उसके साथ साथ मेटालिक प्लेट की वजह से कैसे कैपेसिटर हम बनाएंगे, उस ट्रिक की भी बात की हमने। उसके साथ साथ हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की भी बात करी कि अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में लगे हुए हैं कौन, कैपेसिटर, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे। उसके साथ साथ हमने बात करी थी इन्फिनिटी लैडर का केस कि अगर सीढ़ी जैसा नुमा स्ट्रक्चर है और कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उनका इन्फिनिटी कैपेसिटेंस लगे हुए कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो उनका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। आई होप आपने देखा होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखें प्रीवियस लेक्चर। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सुनना मेरी बात को, कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन नाम से क्लियर है, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन, यही जानना है। मेरे पास ये कैपेसिटर है, कोई भी हो सकता है, मैं इस तरीके से कैपेसिटर मैंने बना लिया। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और मेरे पास एक कोई कैपेसिटर और है इस तरीके से।
लेट्स से ये कोई बी कैपेसिटर, ये कोई ए कैपेसिटर है, इसको पहले चार्ज दिया गया होगा, तो मैं मान लेता हूं कि इस कैपेसिटर पे कोई Q1 चार्ज है, ठीक है। और मैं ये भी मान लेता हूं कि इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C है, या C1 मान लेता हूं, ठीक है। और इसको जिस पोटेंशियल से चार्ज किया गया होगा इसका पोटेंशियल कोई B1 है। देखो स्टैंडर्ड नहीं मान सकते ना। और इस कैपेसिटर को भी चार्ज किया गया होगा, मान लेता हूं दोनों पे अलग अलग चार्जेस। आप कहोगे सर सेम क्यों नहीं, अरे सेम होंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करोगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, तो अलग अलग लेना पड़ेगा। इसका C2 कैपेसिटेंस और इसको जिस बैटरी से चार्ज किया गया उसका पोटेंशियल V2 था, तो इसका पोटेंशियल भी क्या है, V2 है। बोलो अब क्या करना है, मैं इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दूंगा, मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दूंगा वाया कंडक्टिंग वायर, थोड़ा दूर रख के मैं इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं आपसे पूछूं, बोलो क्या हुआ होगा। आप कहोगे सर जिस कैपेसिटर पे चार्ज ज्यादा रहा होगा उस कैपेसिटर से चार्ज, देखो ये बड़ा छोटा मत समझना, ये छोटा जिसमें चार्ज कम है इस पे आ गया, कॉन्सेप्ट की बात समझो। जिस कैपेसिटर पे सर चार्ज ज्यादा रहा होगा उससे चार्ज फ्लो करके उस कैपेसिटर पे आ गया होगा जिस पे चार्ज कम रहा होगा। मैं आपसे पूछूं ऐसा कब तक होता रहेगा, चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा। आप बोलोगे क्या, जब तक चार्ज बराबर नहीं हो जाते तब तक। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चार्ज बराबर नहीं हो जाते। अगर आप इस बात को ऐसे बोलते कि सर इसका पोटेंशियल B1 है, इसका पोटेंशियल B2 है, ऑफ कोर्स इस पे अलग अलग चार्जेस हैं, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन या चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक स्टार्ट होगा, आप अगर बोल देते सर जब तक इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते तब तक चार्ज का क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। मेरी बात को समझना, मैं तुमसे बोलूं तुम मेरे को खुद अभी आंसर दे दोगे अपने आप से। अभी यहां देखना और वहां बोलूंगा तो तुम्हें कितना वियर्ड लगेगा, तुम सोचोगे ये कितना अजीब बात है। ये दो टैंक है, बोलो इन टैंक को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। बोलो लेट्स से इस टैंक में थोड़ा ज्यादा पानी भरा हुआ है। मैं आपसे पूछूं, ये दोनों ग्राउंड पर रखे, मैं आपसे पूछूं पानी कब तक फ्लो होता रहेगा। आपको पता है इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, ये छोटे बचपन की बात है। तो बोलो यहां से पानी कम होता रहेगा, यहां पानी बढ़ता रहेगा, मैं पूछूं कब तक, तो जब तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं हो जाती। पोटेंशियल एनर्जी सेम होने का मतलब ये कोई h हाइट है, ये कोई h डैश हाइट है मान लो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh डैश, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। अलग बात है mg से mg मर गया और h डैश बराबर क्या आ गया, h आ गया। यही यहां पर भी होगा, लेकिन हम ये, अब आप ये बोलो कि सर जब तक इनकी हाइट बराबर नहीं हो जाती। देखो बात तो सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, इनडायरेक्टली सही है, आखिरकार रिजल्ट वही आया। लेकिन अगर हम ये बोले कि पोटेंशियल सही, इस केस में मैंने पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी अगर इनकी दोनों की क्या है, बराबर या पोटेंशियल बराबर। अब इनका पोटेंशियल आपको पता नहीं होगा, इस वजह से मैंने पोटेंशियल एनर्जी बोला। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन। अरे बता के थक गया कहीं, यही मैं समझ लेना। ये पोटेंशियल एनर्जी mgh कैसे आएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। बोलो तो फोर्स कितना है नीचे की तरफ, ऑफ कोर्स mg, और हाइट कितनी है h, तो वर्क कितना हो गया mgh, या फिर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब तक इन दोनों के पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, तब तक ऐसा होता रहेगा। तो मैं मान लूं क्या कि कुछ समय के बाद, मैं ऐसा बोल दूं, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इन दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। पोटेंशियल नाम रखा हुआ है ए और बी, पोटेंशियल ऑफ
both capacitor A and B will be सेम आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए? सेम। तो पहला सवाल है कि इनका कॉमन पोटेंशियल क्या हम निकाल सकते हैं और चार्जेस के साथ क्या रिलेशन होगा? ये बहुत ही आसान चीज है हमारे लिए। दोनों का पोटेंशियल भी हो गया। बोलो, मैं बोल रहा हूं, बोलो। कैपेसिटेंस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलो कितना हो जाएगा? अरे C1 प्लस C2 दोनों के कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अरे चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, अंततः जुड़ना तो है ही, चाहे रेसिप्रोकल में जुड़े चाहे डायरेक्ट जुड़े। क्लियर है ना? उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं टोटल चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, देखो भैया, चाहे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे बिफोर हो, टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 ही रहने वाला है। अरे वो अलग बात है, पहले यहां उदाहरण के लिए, पहले यहां 5 था, यहां 3 था, अब क्या हो गया? यहां 5 हो गया, यहां 3 हो गया। दोनों पे 5 और 3 का आधा कितना हुआ? 5, 3 का आधा 5 प्लस 3/2, अरे 4। दोनों पे 4 है। बोलो, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी से भाई, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्जेस क्या होने चाहिए? कंजर्व होने चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी से तो मैं बोल सकता हूं, बोलो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? या ऐसे समझ लो, Q इक्वल टू सी भी, बोलो तो V इक्वल टू Q अपॉन सी, और ये V क्या है? कॉमन पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर का तार से जोड़ने के बाद। तो बोलो यहां B, बोलो इन दोनों पे चार्जेस की वैल्यू किसी पे क्या है? Q1 है, किसी पे क्या है? Q2 है। बोलो दोनों को मैंने ऐड कर लिया। कैपेसिटेंस सही से लिख दूं क्या? कैपेसिटेंस किसी पे क्या है? C1 है, किसी पे क्या है? C2 है। तो दोनों को मैंने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। और यहां से फाइनल वैल्यू निकल के आएगी। मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दूं क्या? आपको पता है Q को हटा सकता हूं किससे? CB से। तो CB1 पोटेंशियल दोनों का सेम हो चुका है, तो इसलिए B लिख लेता हूं, प्लस इसके लिए CB2 पोटेंशियल दोनों का क्या है? सेम। यहां C1 प्लस C2। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन का रिजल्ट यहां लिख देता हूं। कॉमन पोटेंशियल अगर हमें निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपली, या तो ऊपर दोनों का चार्ज जोड़ के और नीचे दोनों का कैपेसिटेंस जोड़ के डिवाइड कर देंगे। कैपेसिटेंस को देख लेंगे अरेंजमेंट किसमें, सीरीज में है या फिर पैरेलल में। यहाँ पे नेट चार्ज, यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कॉमन पोटेंशियल को हम Q नेट चार्ज अपॉन C इक्विवेलेंट से भी सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये कहानी, ये ध्यान रखना, भूल मत जाना। तो यहां पर अगर नहीं दिया है चार्ज तो कैसे करेंगे? C1 B के टर्म्स में करेंगे। तो यहां से अगर मैं B कॉमन कर लूं तो C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, और B को मैंने क्या, सॉरी हाँ, इस B को मैंने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से मैं कॉमन पोटेंशियल निकाल सकता हूं। ये सबसे बाद का प्रोसेस है, बिल्कुल लेंदी। अगर चार्ज भी नहीं दिया है, कैपेसिटेंस भी नहीं दिए, तब की ये कहानी है। ठीक है, अगर चार्ज दिया है तो डायरेक्ट नेट चार्ज रख लेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो अब मैं एक चीज और निकालना चाहता हूं। ये तो कॉमन पोटेंशियल मैंने निकाल लिया, आगे बताऊं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि चार्ज और कैपेसिटर में क्या रिलेशन है। ये नोट तो कर लिया होगा ना? नहीं किया तो 10 सेकंड पीछे जाके फिर से नोट कर लो। बोलो, चार्ज और कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन हो सकता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने चला। मैं आपसे बोलूं कि चार्ज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो Q1 कितना हो गया होगा? CB, यही तो होता है चार्ज, CB होता है। चार्ज कितना हो गया? C1B, पोटेंशियल तो कॉमन हो गया। ऐसे में Q2 के लिए लिखने जाऊं तो Q2 के लिए भी लिख सकता हूं मैं क्या? C2B, पोटेंशियल क्या हो चुका है? कॉमन। तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं और इक्वेशन 1/2 करता हूं। तो यहाँ पे देखो Q1 अपॉन Q2 क्या हो जाएगा? C1B अपॉन C2B। इससे ये मर गया और Q1 अपॉन Q2 का रेशियो
C1/C2 के रेशियो के बराबर आ गया। इससे एक बात हमें और भी समझ में आई कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस ऑन टू कैपेसिटर will be in the ratio of their capacitance. After redistribution, charges on two capacitor will be in the ratio of capacitance of two capacitor। बोलो कैपेसिटेंस के रेशियो में हो जाएंगे। अगर मेरे को कोई एक चार्ज की वैल्यू गिवन लेट से Q1 निकालना है, Q2 पता है, तो Q2 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहां से वैल्यू आ जाएगी C1/C2। ये दिखने में लग रहा होगा, समझ में भले ही ना आ रहा हो, लेकिन ये कौन सा समझ में भले ही ना आ रहा होगा मतलब, अरे जो समझाया ये तो समझ आ रहा होगा, मतलब इसका यूज भले ही ना समझ में आ रहा हो, क्या होगा ये यूज इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल के। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बोलो, जब पैरेलल में लगे होंगे कैपेसिटर तब मैं आपसे पूछूंगा, जब पैरेलल में लगे हैं कैपेसिटर तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल तो क्या है सेम, और चार्जेस कैसे हो जाएंगे बोलो रेशियो में हो जाएंगे, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, क्या है आगे चल के डिस्कस करेंगे। बोलो, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। बोलो, कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो। कर लिया? हटाऊं? ओके, चलो मैं इसको हटा देता हूं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेरे से बोल रहा है दो कैपेसिटर हैं, 12 माइक्रोफारड के हैं, एक बार सीरीज में जोड़ो, एक बार पैरेलल में जोड़ो, और जोड़ करके बताओ दोनों कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी सिस्टम के ऊपर और दोनों के ऊपर, और दोनों पे चार्जेस की वैल्यू बताओ। तो पहले तो मैं दो सेटअप बना लेता हूं। ये मेरे पास एक सर्किट है, इसमें कैपेसिटर लगे हैं और ये दोनों 12 माइक्रोफैरड के हैं, 12 माइक्रोफैरड के हैं, इनको मैंने सीरीज में जोड़ लिया। और नेक्स्ट आर्टिकल में मेरे से बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसको पैरेलल में जोड़ लिया एक बैटरी से, 12 माइक्रोफैरड के ही कैपेसिटर है। मेरे से बोल रहा है कि अगर ये 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं, 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो मेरे को इसमें दो सवाल बताने हैं। पहला सवाल ऑफकोर्स सी इक्विवेलेंट बताना है, उसको छोड़ देते हैं, वो तो निकालना ही निकालना है। पहला क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी ऑन नेटवर्क के ऊपर कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। और दूसरा है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो भैया, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इक्वल टू हाफ CV² लगा देता हूं। क्यों? पोटेंशियल मुझे पता है, सी इक्विवेलेंट निकालना है खाली। तो बोलो, इंडिविजुअल के लिए लगाता तो हाफ सी यहाँ 12 वैल्यू रख देता, लेकिन यहाँ पोटेंशियल नहीं पता है, तो पहले इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी सर्किट पे निकाल लेता हूं। तो बोलो, सर्किट पे इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे सी इक्विवेलेंट की आवश्यकता है। सी इक्विवेलेंट दो कैपेसिटर बराबर वैल्यू के सीरीज में लगे, रिजल्ट इनका हाफ हो जाएगा, रिजल्ट हाफ हो जाएगा। ये क्या बता दिया, बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्कशन किया है। प्रीवियस लेक्चर 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का है। तमाम सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। तो देखो, मैं बता देता हूँ, फ्रेश लेक्चर वरना मैं ऐसा बताता नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ सब लोग देख के आए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत ही कामचोर टाइप के देख के नहीं आए, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ। देखो, आप ऐसे जोड़ते हो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, आप ऐसे ही तो जोड़ते हो। मैं इसको ऐसे जोड़ लेता हूँ,
कि इन दोनों का एलसीएम हो गया C1 C2, ऊपर आ गया C2 प्लस C1, इसको पलट के सीधा किया तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बस मैं इसको टारगेट करता हूं कि ऊपर दोनों कैपेसिटर का मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना। तो 12 12 कितना हो गया 24, 24 12 से हमारा कितना हो गया 2, इससे हमारा कितना हो गया 6। या चाहो तो ऐसे याद भी कर सकते हो, इस बात को दिमाग में भी रख सकते हो कि दो इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो रिजल्ट आधा हो जाता है। तो 12 12 का कितना हो गया 6। सर ये मस्त है, 12 12 का 24 सुना था सर मैंने, आपका 6 हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरा सीरीज में हो जाता है 1/2। 6 माइक्रो है तो 10 की पावर -6 कर लेते हैं, पोटेंशियल इज 50 वोल्ट। क्लियर। तो यहां से हो गया, ये हो गया 3 और 5 तिहाई 15 सॉरी आज थोड़ा मामला ऊपर नीचे है। -6 और 15 150 हो जाएगा -6 और ये क्या है जूल। ठीक, अरे यार ये से पावर सॉल्व करते रहना, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को बताना है क्या, चार्ज बताना है। मेरा कहीं पे क्या गलत हो गया क्या, हाँ हो गया गलत, b² होता, मैंने b को एक ही बार लिखा है, 2 बार लिखना चाहिए। तो बोलो 25 तिहाई पूरा ही फिर से करना पड़ेगा क्या, बोलो 1/2। इतनी बेसिक मैथमेटिक्स मैं नहीं कर पाता हूं सर, एक सेकंड। बोलो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 पंजे 25 मतलब 7500 इसका, और इसका ये इसको काटा 3 तो ये कितना हो गया 2500 या 7500 मतलब 75 और 2 जीरो यहाँ चले गए इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। ठीक है। अब मेरे से कह रहा है चार्ज बताइए, तो बोलो जितना चार्ज इस पे होगा, ये मैं यार बार बार लाइट जा रही ना इस वजह से, जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, क्योंकि सीरीज में दोनों पे चार्ज क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले। तो सर्किट पे चार्ज कैसे निकालूंगा, C इक्विवेलेंट इंटू B Q, C इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6, पोटेंशियल 50 है तो Q इक्वल टू 300 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी 300 और इस पे भी 300, तो सीरीज के दोनों केसेस में हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पैरेलल वाले केस को अगर हम देखें तो बोलो सबसे पहले क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू अगेन हाफ C इक्विवेलेंट B²। तो बोलो हाफ C इक्विवेलेंट, पैरेलल में 12 12 कितने हो जाएंगे 24, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा कितना 24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल 50 इंटू 50। क्लियर। ये आधा हो गया 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300। तो देखना 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300, 2 जीरो ये। क्लियर। मैं एक बार जीरो को चेक कर लेता हूं, 12 पंजे 60, एक जीरो आ गया मतलब 6 पंजे 30, एक जीरो और आ गया 2 जीरो, ये 4 जीरो। ठीक है, 10⁻⁻6 तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह आप देख लेना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो। क्लियर। अब मेरे से बोल रहा है दोनों पे चार्ज बताओ, आपको पता है ये पैरेलल में है तो इन पे पोटेंशियल बराबर होंगे और चार्ज क्या होंगे अलग अलग होंगे। बताओ 50 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ है तो 50 वोल्ट का ही पोटेंशियल यहाँ होगा और 50 का ही पोटेंशियल यहाँ होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होते हैं सेम। तो यहाँ पर निकालना है, लगा देते हैं क्या Q इक्वल टू सी बी। तो यहाँ से क्या निकालना है, Q की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁻⁻6 एंड पोटेंशियल इज 50। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। इस पे निकालने जाएंगे, इस पर भी इतना ही आएगा, क्यों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो चार्ज की वैल्यू भी क्या आने वाली है सेम, तो ये दोनों पे ही इतना चार्ज हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है।
कोई डाउट तो नहीं? आप चाहो तो निकाल के देख लो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिमाग लगा के ऐसे भी कर सकते थे। जो टोटल चार्ज आ रहा है सर्किट पे, जो भी टोटल चार्ज आ रहा है सर्किट पे, पुराने वाले केस में हमने निकाला था, उसका आधा आधा करके आप दोनों पे बांट दो तो भी एक ही बात है। क्लियर? तो इसको हटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी कनेक्शन डिस्कनेक्शन का भी एक केस कर लेंगे। ओके, मेरे से बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस तरीके से ये एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, और यहां पे इस तरीके से कंडक्टिंग वायर लगे हुए, और इस कंडक्टिंग वायर का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से सीख चुके हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जाओ और प्रीवियस लेक्चर देखो कि कंडक्टिंग वायर इस तरीके से लगे हुए, इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। और कंडक्टिंग वायर के मैं कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूं कि यहां पर एक कोई बैटरी लगी हुई है, और उस बैटरी की अपनी कोई वैल्यू दे रखी है, एंड दैट इज 7 वोल्ट, एंड दैट इज 7 वोल्ट। एक चीज मुझे लगता है ये थोड़ा सा कंडक्टिंग वायर सही से नहीं लगा हुआ है। पहली बार तो 4 लगाए, इसमें 5 कैपेसिटर है। एक सेकंड दोबारा से बना लेता हूँ। 5 कैपेसिटर मुझे इसमें लगाने, 1 2 3 4 5, ये 5 लगा लिए मैंने। अब ज्यादा पास हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे 2 माइक्रो फैराड के हैं, ठीक है। तो ये यहां से इस तरीके से कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है, ठीक है। ये पहला वायर लगा हुआ है और ये दूसरा लगा हुआ है। क्लियर है? तो इसमें 7 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये सारे 2 माइक्रो फैराड के हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे सारे कितने हैं, 2 माइक्रो फैराड के। मेरे से क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी, एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ सिस्टम या नेटवर्क बतानी। दूसरा चार्ज ऑन ईच, ईच पे चार्ज बताना। तो बताओ कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां से लेके यहां तक वायर लगाया दोनों के बीच में, तो ये तीनों किसमें होगा, पैरेलल में। कैसे, आप प्रीवियस लेक्चर देखो जाके। तो ये पैरेलल में हो गए, तो कितने हो गए, 1 2 3, 3 पैरेलल में कितने हो जाएंगे, 9। और उसके बाद ये और ये किसमें, सीरीज में। अरे तो 9 और फिर ये 2, फिर ये 2 किसमें है, सीरीज में। तो मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। नहीं 9 कैसे हो गया, 3 लगे हुए हैं ना, तो 2 2 2 6 हो गए। इन तीनों का इक्विवेलेंट से 6 हो गया। देखो मैं बना देता हूं यहाँ पे, मैं इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना देता हूं। इन तीनों को हटा कर, इन तीनों को हटाने के बाद ये आ गया 6 माइक्रोफैराड, ये हो गया 2 और ये 2 है। अब इनका से इक्विवेलेंट निकालेंगे, बोलो पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/6। और यहां से अब इसका तो निकाल लियोगे ना, एलसीएम एलसीएम लेने होने के बाद, बोलो। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/7। इक्विवेलेंट निकालेंगे, आ जाएगा 6/7 माइक्रोफैराड। अब पता है सी इक्विवेलेंट पता चल चुका है, पोटेंशियल की वैल्यू हाफ टाइम्स ऑफ सी इक्विवेलेंट v स्क्वायर, u इक्वल टू हाफ सी इक्विवेलेंट इज 6/7। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, और b 7 दिया हुआ है, तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 मर गया, और यहाँ पे इसको मैंने इससे काट दिया तो 3 हो गया। तो u इक्वल टू, बोलो 7 तिहाई 21, बाकी पावर आप लोग मैनेज कर लेना अपने हिसाब से, इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल, ठीक है। 21 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल। आप चाहो तो 21 माइक्रो जूल भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेरे को चार्ज बताना है ऑन ईच पे, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो इस पे और इस पे चार्ज क्या होगा, सेम, और इन तीनों पे चार्ज क्या होगा, अलग अलग। बोलो इस पे उस पे सेम होगा, तो ये आपके लिए होमवर्क का सवाल हो गया। ईच पे चार्ज, चार्ज ऑन ईच, आपके लिए भी कुछ छोटा चल रहा हूं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये आप मेरे को होमवर्क में बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे नोट करता हूं लिख करके, लेक्चर को पॉज करके।
ये क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। बोल रहा है 600 पिको फेरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 बैटरी सप्लाई, ठीक है। बोल रहा है इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज 600 पिको फेरेड कैपेसिटर। मैं इसको बनाता हूं। जैसे मेरे पास एक पहले एक कोई कैपेसिटर था, ठीक है, इसको मैंने 200 वोल्ट की बैटरी लगाकर 600 पिको फेरेड के कैपेसिटर को क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। उसके बाद इसको यहां से निकाल के मैंने एक नए सर्किट में लगाया और यहां पर ये 600 पिको फेरेड कैपेसिटर लगाया, उसके साथ एक 600 पिको फेरेड कैपेसिटर और लगा दिया, ठीक है। एक 600 पिको फेरेड कैपेसिटर और लगा दिया। मेरे से कह रहा है कितनी पोटेंशियल सॉरी कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस हुई होगी। तो बोलो, मतलब पहले ज्यादा रही होगी एनर्जी, बाद में कम रही होगी, इसका मतलब डेल्टा यू। वैसे तो जनरली हम क्या लिखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखते हैं, लेकिन इस केस में पूछा है लॉस, तो आप चाहो तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख दोगे तो एनर्जी माइनस की आ जाएगी। तो आप बता देना माइनस का मतलब क्या है, लॉस है। या फिर आपको पता है बाद में क्या कम आने वाली है, तो यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, चॉइस इज योर्स, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देख रहे समझना इस बात को, यहां पर पहले निकालो इनिशियल, इसके इक्वेशन एक बना लेता हूं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ टाइम्स ऑफ सी बी स्क्वायर। बोलो क्यों, हाफ कैपेसिटेंस कितना है 600 पिको का मतलब 10 टू दी पावर -12, वोल्टेज कितना था 200। बोलो 200 वोल्ट का पोटेंशियल था, 200 वोल्ट का पोटेंशियल था, इससे चार्ज किया गया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये चार्ज हो गया और चार्ज होने के बाद यहां जाके लगा के यहां लगा दिया मैंने ले जाके। तो सबसे पहला सवाल हुआ कि आफ्टर चार्जिंग इसका पोटेंशियल कितना होगा और इसका पोटेंशियल कितना होगा, यही तो क्वेश्चन हुआ। क्यों, मैं दोबारा से समझाता हूं। ये तो हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आप चाहो तो इसको सॉल्व करो, वोल करो, ऐसे रहने दो, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक। यहां से लगा के यहां से निकाल के यहां लगा दिया, यहां लगाने का मतलब इस पे तो इनिशियली कितना पोटेंशियल था 200 वोल्ट, क्योंकि इसको हम चार्ज करके ले गए थे, लेकिन इनिशियली ये क्या था अनचार्ज, इनिशियली बोल रहा हूं। फिर क्या हुआ होगा, जब ये लगे रहे होंगे ऐसे ही करके तो ये भी चार्ज हो गया होगा, तो फिर इन दोनों का बाद में कोई कॉमन पोटेंशियल हो गया होगा। याद आया, इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। इसका मतलब वो कॉमन पोटेंशियल याद आया, हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज अपॉन सी इक्विवेलेंट। हाँ, इसमें मैंने एक गलती कर दी है, मैंने गलती कर दी है, वो गलती मैंने ये कर दी है, मैं आपको सिखाने के लिए मैंने ये गलती की है। अब जब ऐसे बोलेंगे तो कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करना है, इसमें ये कोई जिक्र नहीं किया गया है कि सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो मेरी बात को आप याद रखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बोला जाएगा तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करना है। अगर क्वेश्चन सीरीज बोलता है दैट्स ओके, अगर नहीं बोलता है तो आपको पैरेलल में ही कनेक्ट करना है। ये 200 वोल्ट के पोटेंशियल के साथ आया था, 6 पिको फेरेड 600 पिको फेरेड का है, इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं है। बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका भी पोटेंशियल कोई बी हो गया होगा, इसका बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, पहले तो ये 200 लेके आया था, फिर 200 बढ़ गया होगा दोनों के अंदर। तो पहले निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज अपॉन सी इक्विवेलेंट। अब बताओ टोटल चार्ज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन चार्ज के एक्सप्रेशन को हम रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ, बोलो इसको मैं लिख सकता हूं Q1 Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आंसर क्लियर हो जाएगा, दोनों पैरेलल में लगे तो कितना हो जाएगा 1200 पिको का मतलब 10 की पावर -12 और ये फैराड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चार्ज की वैल्यू नहीं पता है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, Q इक्वल टू CB से। तो यहाँ पे लिखो CB, यहाँ पे लिखो CB, और आपको पता पोटेंशियल दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन करो आप, पोटेंशियल दोनों में कॉमन हो जाएगा। उसी पोटेंशियल की वैल्यू हमें निकालनी है। बोलो कर रहे हैं आगे। देखो ये कॉमन पोटेंशियल में निकालने गया तो बोलो Q1 को लिख सकता हूं क्या, C1 B1 इनिशियल पोटेंशियल प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो मैंने कर ही लिया, 1200 गुणा 10 की घात -12। ये कॉमन पोटेंशियल कब है, बाद का पोटेंशियल है, जब दोनों में क्या हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन
हो चुका है। तो बोलो C1 की वैल्यू कितनी है? ऑफ कोर्स दोनों की वैल्यू सेम है, तो C1 की वैल्यू 600 इंटू 10 टू द पावर -1। इनिशियल पोटेंशियल इसके ऊपर कितना है? 200 प्लस, ध्यान से सुनना, कैपेसिटेंस तो है इसके पास 600, लेकिन इनिशियली ये कैसा था? अनचार्ज। ये आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से देख सकते हैं। इनिशियली ये कैसा? अनचार्ज। ये वाला फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा? सिस्टम क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 1200 गुणा 10 की घात -12। तो यहां से B की वैल्यू आ गई 600 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 200 अपॉन 1200 इंटू 10 टू दी पावर -12। तो ध्यान से देखो, तो ये 10 टू दी पावर -12 से 10 टू दी पावर -12 एलिमिनेट हो गया, और ये 6 दुनाई 12 से 12 एलिमिनेट हो गया, 10 टू दी पावर 4 वोल्ट आ गया हमारा आंसर। एक बार मुझे कुछ संदेह शंका हो रही है और वो बिल्कुल सही हो रही है, मुझे लगता है कहीं गलत हुआ है। पिकोफेरेड पिकोफेरेड पिकोफेरेड, ये तो सही है। सी इक्विवेलेंट 10 टू दी पावर -12, और ऊपर भी ये 200 6 दूनी 1200 10 टू दी -4 पावर्स में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 12 नहीं है, सिर्फ 1200 है। ठीक है, तो ये इसके ऐसे काट लो, ये कट गए 2 जीरो 2 जीरो, 6 दूनी कितना हो गया? 12, 12 से 12 कट गया, कितना बचा? 100, मतलब 10 टू दी पावर 2 बचा, मतलब 100 वोल्ट। मुझे पता चल गया कि कॉमन पोटेंशियल कितना है। तो बोलो, इसको हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, तो इसी को हटा दे रहा हूं। तो बताओ बाद में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये निकालना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। कितना हो जाएगा? हाफ C इक्विवेलेंट B स्क्वायर। तो U फाइनल हाफ C इक्विवेलेंट, ऑफ कोर्स 600 थे, तो 1200 गुणा 10 की घात -6। पोटेंशियल कितना हो गया? कॉमन पोटेंशियल दोनों का कितना आ गया? 100 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे सॉल्व करो, या तो मैं यहाँ इसको ऐसे ले रहा हूँ, फिर जो भी कॉमन हो जाएंगे कॉमन कर लूंगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को हम क्या बता रहे हैं? लॉस बता रहे हैं। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर लो तो माइनस आ जाएगा लॉस, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल कर लो तो जो वैल्यू आए डायरेक्ट बता देना क्या है, ये लॉस है। तो ये हो गया 6 दूनी 1200, तो ये हो गया 1/2, इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूं, 1/2। ये कितना हो गया? 12 और 4 जीरो, ठीक है, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, इंटू 10 टू दी पावर -6, नहीं सॉरी, इंटू 10 टू दी पावर -12। क्लियर? ये 12 मैंने कैसे लिखा है? पिको फेरेड में है, तो फिर यहां पर भी पिको फेरेड में होना चाहिए, यहां पर भी 12 होना चाहिए। ठीक है, अब फाइनल की वैल्यू कितनी है? -1/2 1200। यार ये पावर्स थोड़ा सा मैनेज कर लेता तो ठीक रहता, फालतू का ड्रामा हो रहा है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे पावर्स को मैंने, यार क्या ये तुम अपने आप नहीं निकाल लोगे? इसमें कोई बड़ी समस्या है क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाँ अब देखो, अब होगा ये सॉल्व, अब होगी क्रांति महाकाल। बोलो अब ये होगा सॉल्व। चलो मैं थोड़ी सी काम चोरी कर ले रहा हूं, और काम चोरी करके मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। तो डेल्टा यू का आंसर है, आप सॉल्व करके मुझे बता देना इतना आया या इतना नहीं आया। ठीक है, 6 इंटू 10 टू दी पावर -6, और इसको बोल देना आप क्या? लॉस। लॉस बोल दोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या है? लॉस बोल दोगे, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल। ठीक है, तो माइनस क्या इंडिकेट करेगा? लॉस। इसमें से इसको हटा लोगे, मैं ये मान के चलता हूं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। एक ऐसा ही सवाल हो रहा है, 2 सवालों की प्रैक्टिस करा दूं सोच रहा हूं, फिर उसके बाद एक सवाल होमवर्क कर दूंगा और लेक्चर को ऑफ कर दूंगा। मिलता जुलता सवाल है, फिर से बोल रहा है कि एक कैपेसिटर को 6 माइक्रोफैरेड का एक चार्ज किया जाता है एक पोटेंशियल से 150 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, इस कैपेसिटर को मैंने 150 वोल्ट की बैटरी से
चार्ज किया तो इसकी अपनी कोई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी यही लिख दे रहा हूं, हाफ सी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻�6 बोलो, और पोटेंशियल 150 का स्क्वायर, तो 150 इंटू 150 कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ दूंगा। विजिबल है, पहले ये चेक कर लूं, विजिबल ही नहीं, अरे यार इतना तो नहीं विजिबल है, चलो कोई बात नहीं, तो विजिबिलिटी तो कम से कम होनी चाहिए। इसको बहुत ही गलत जगह पे बना दिया था, तो यहाँ पे बनाता हूं। ये कैपेसिटर है और ये इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफारड, इसको चार्ज किया जा रहा है 150 वोल्ट के पोटेंशियल से, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6 और 150 इंटू 150 इतनी हो गई होगी। क्या क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है? बोलो, या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, बार बार मेरे शब्द मुंह से निकल जाता है। क्या एनर्जी पूछी गई है? अब एनर्जी तो पूछी गई, दूसरा क्वेश्चन एक और भी पूछा गया, फिर कह रहा है, देखो पढ़ते हैं, अ कैपेसिटर इज चार्ज 6, a capacitor of capacitance 6 microfarad is charged to a potential of 150 volt. उसके बाद its potential fall to 90 volt when another capacitor is connected to it. मेरी बात समझे? इसका मतलब ये है, अब इसके साथ एक और कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया। मैंने बोला ना, अब नहीं पता तो किस में मान के चलेंगे, पैरेलल में। क्लियर? तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 6 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू कितनी है ये क्वेश्चन ने नहीं बताया है, लेकिन इसका पोटेंशियल फॉल कर गया है 90 वोल्ट। क्वेश्चन में देखो, आप कहोगे सर यहाँ क्यों लिखा है 90 वोल्ट? देखो, चाहे यहां लिख दो 90 वोल्ट, चाहे यहां लिख दो 90 वोल्ट, चाहे यहां लिख दो 90 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कह रहा सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताइए और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बताइए। लॉस बताइए कि कितना लॉस हुआ है। तो बताओ, कॉमन पोटेंशियल इस बार मुझे पता है, कॉमन पोटेंशियल जो कि क्या होता था, टोटल चार्ज अपॉन सी इक्विवेलेंट, टोटल कैपेसिटेंस। तो B इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन सी इक्विवेलेंट, दोनों को जोड़ूंगा। बोलो, अरे 6 प्लस C1 या कुछ भी मान लो, C मान लिया। बोलो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 90, और यहां पर मुझे नहीं पता है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू को एक्सपोज कर लूंगा, C1B1 प्लस C2B2 अपॉन 6 इंटू C1। ये देखो, ये फैक्टर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पहले इनिशियली कैसा था, अनचार्ज था, उस पर कोई भी चार्ज नहीं था। बोलो क्लियर है? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बोलो क्लियर है? और ये 6 है, तो इसको फैरेड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यू क्वेश्चन में 90 दे रखी है, इसकी कॉमन पोटेंशियल की ड्रॉप कर गया, कहा गया कहा गया कहा गया, ये है, देखो चेक करो। तो ये हो गया C1 की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁻6, इनिशियल पोटेंशियल 150, ये वाला फंक्शन क्या हो गया, 0, इसको लिखता ही नहीं हूं, अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस C1 या C2, कुछ भी लिख लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपलीत, तो ये कितना हो गया, 9 छक 54, ये हो गया 540 प्लस ये कितना हो गया, अच्छा 540 के साथ साथ 10⁻⁻6 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया 90 C1 विल बी इक्वल टू, ये देखो ये हो गया, गलत किया, ऐसे ही कट जाता, चलो कोई बात नहीं, 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 150। क्लियर है? अब काट लेंगे इसको, काट पीट लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, और मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करना कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। क्लियर? इसको उधर ले आएंगे या इसको इधर ले आएंगे, घट जाएगा, फिर 90 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर मुझे कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज 4 इंटू 10⁻6, या इसी को हम 4 माइक्रोफारड के नाम से भी जानेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पहले निकाल के दे दी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू बी स्क्वायर। तो हाफ सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 4 आया, ये 6, तो कितना हो गया 10। सी इक्विवेलेंट हो गया 10 इंटू 10⁻6, इक्विवेलेंट हो गया कितना 10 इंटू बी स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया था 90, तो ये हो गया 90 इंटू 90। अब इसकी वैल्यू को निकालना, इसकी ये वैल्यू को सॉल्व करना, इस वैल्यू को सॉल्व करना, दोनों को घटाना, और लॉस्ट एनर्जी मैं बोल रहा हूं
ये बता देना मेरे को मैच करा के कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड लॉस्ट एनर्जी विल कम 0.027 जूल, इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नोट करता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से नेटवर्क बना हुआ है और इसमें ये 3 3 2 1 2 के कैपेसिटर लगे हुए हैं, 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। और क्वेश्चन है टोटल चार्ज एंड एनर्जी स्टोर इन दी नेटवर्क बताइए। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है और आपने इसका मेरे को आंसर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं इसको पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, क्या ये कॉन्सेप्ट अब आपको रियली में इजी लगने लगा है या नहीं।